हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस प्लानिंग। इसका मतलब है कि कौन कौन सा वो तत्व या कारक है जो आपके प्रोसेस प्लानिंग को प्रभावित कर सकता है। क्लियर हो गया? जैसे अगर हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट में हम क्या क्या वो छोटे छोटे बातों को ध्यान में रख के उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। अगर हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा या मिलेगा वो वैसा नहीं होगा जैसा हम चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक अच्छा जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको भी क्या कर रहा है कि अच्छे जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको बहुत सारे बातों को ध्यान देना होगा, पर उसमें से कुछ ऐसा भी बात होगा या ऐसा भी पॉइंट होगा जो आपको अच्छे जूनियर इंजीनियर नहीं बनने दे सकता है। इसका मतलब है पहला क्या होगा कि आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कॉलेज हो या कोचिंग हो, वैसे टीचर के संपर्क में आप पढ़ाई करना चाहते हैं कि जो आपको अच्छा बेस दे दे। दूसरा, वैसे सर्कल, फ्रेंड सर्कल आप बनाना चाहते हैं जो आपको क्या करे, मोटिवेट करे अच्छे जूनियर इंजीनियर बनने के लिए। ऐसा नहीं कि सर्कल बन गया और आप फिर क्या हो रहा है उसी में गुम हो जा रहे हैं, वो आपको क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर दे रहा है। तो ये भी तो आपका क्या है, आपको अच्छे जूनियर इंजीनियर से बनने से आपको रोक रहा है। उसी तरह अगर मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्ट बना रहे हैं और उस सॉफ्ट जैसा हम बनाना चाहते हैं, हो सकता है मटेरियल का सिलेक्शन अच्छा से नहीं करे तो वो मेरा प्रोडक्ट खराब हो जाए। हो सकता है उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो सही नहीं हो तो मेरा फिर प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो ये सब कुछ बातों को ध्यान में रख के ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोसेस प्लानिंग करते हैं। क्लियर एकदम हो रहा है? तो यहां पर हेडलाइन दे देंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्रोसेस प्लानिंग। तो लिखेंगे देयर आर वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस प्लानिंग। बहुत सारा फैक्टर है जो आपके प्रोसेस प्लानिंग को प्रभावित कर सकता है। उसमें सबसे पहला है साइज एंड टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं उसका शेप साइज कैसा होगा, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाइएगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक स्टैंडर्ड साइज का बनाइए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड साइज का प्रोडक्ट होता है वो लगभग हर तरह के एप्लीकेशन में यूज हो जाता है। जैसे हम लोग नट बोल्ट बनाते हैं तो नट बोल्ट कोई कंपनी अगर बनाती है तो वो क्या करती है, स्टैंडर्ड साइज का बनाती है कि वो लगभग हर तरह के मल्टीपर्पस में यूज हो जाए। दूसरा, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम किस तरह के रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करें। तो यही चीज यहां बताना चाह रहा है कि प्रोसेस प्लानिंग स्टार्ट विद द सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब प्रोसेस प्लानिंग जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, रॉ मटेरियल से ही होता है। हमको नट बोल्ट बनाना है तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब उस नट बोल्ट को बनाने के लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, कच्चा माल खोजेंगे। इसका मतलब है कि उस नट बोल्ट को बनाने के लिए हम देखेंगे कि हम किस तरह के आयरन का यूज कर सकते हैं। ठीक है? द रॉ मटेरियल मे बी अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग। हो सकता है जो रॉ मटेरियल हो वो कास्टिंग के रूप में हो। आप पढ़े कास्टिंग में क्या होता है कि मेटल को पिघला के अगर कोई स्पेशल शेप और साइज दे दिया जाए, कोई कैविटी बना के, जैसे ये देखिए यहां पर क्या किया, एक पैटर्न लिया हुआ है, ठीक है, एक साचा एक कैविटी बनाया सैंड मोल्ड के अंदर और यहां मेटल को पिघला के इसके अंदर डाल रहा है। तो जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो कास्टिंग प्रोसेस से मिल रहा है। हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहला उसको गर्म किए और फिर अलग अलग तरह से उसको प्रेस करके हम वो प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो फोर्जिंग हो गया। हो सकता है वो बार स्टॉक के रूप में हो, मतलब राउंड बार हो, है ना। इसका मतलब है कि इस तरह से शाफ्ट के रूप में हो, राउंड बार में हो, स्क्वायर बार में हो, हेक्सागोनल बार में हो या सीट मेटल के रूप में हो, चदरा के रूप में। जैसे अगर हम लोग ऑटोमोबाइल में देखे थे कि अगर हमको ऑटोमोबाइल का जो बॉडी बनाना रहता है तो उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, सीट मेटल का यूज करते हैं, उसको फिर प्रेस करके एक फिक्स शेप साइज दे दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये ध्यान देना कि जो भी हमको प्रोडक्ट बनाना है उसमें ये ध्यान देते रहना है कि हम सही मटेरियल का सिलेक्शन करें। अगर मेरा मटेरियल सही सेलेक्ट नहीं हुआ तो दो काम हो सकता है, या तो उसको स्ट्रेंथ अच्छा नहीं मिले, अगर मटेरियल सही सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है उसका कॉस्टिंग क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। इसलिए ये सब चीज ध्यान में रख के हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है? कह रहा आगे, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल मे रिजल्ट, अगर मान लीजिए मटेरियल का सिलेक्शन गलत हो जाए तो उससे नुकसान क्या हो सकता है, तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, इंक्रीज स्क्रैप। क्या कह रहा है कि सबसे पहला वहां मटेरियल का बहुत ज्यादा वेस्टेज हो सकता है। अगर आप सही ढंग से मटेरियल का यूज या सिलेक्शन नहीं किए तो वहां पर वेस्टेज होने का चांसेस काफी ज्यादा है।
क्लियर हो गया। और काफी कचरा वहां पर इकट्ठा हो सकता है। आगे कह रहा है इंक्रीज मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अगर आपका मटेरियल सही से सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता चलेगा कि मटेरियल ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कहते हैं। मतलब हम ट्रांसपोर्ट से अगर रॉ मटेरियल को मंगा रहे हैं तो फिर उसको लेबर के मदद से हम किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं या मशीन की मदद से कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आगे कह रहा है इंक्रीज टूल कॉस्ट। इसका मतलब अगर मटेरियल का सिलेक्शन आप अच्छा से नहीं किए तो आपको हेवी या अच्छी क्वालिटी का औजार टूल्स का यूज करना होगा उसको मशीनिंग करने के लिए, उसको कटिंग करने के लिए। तो वहां पर क्या कर रहा है इंक्रीज टूल कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीज प्रोसेस टाइम। अच्छा, मटेरियल का अगर सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं उसको बनाने का जो प्रोसेस टाइम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। एकदम बात समझ में आ रहा है। जैसे आपको बिस्किट बनाना है तो बिस्किट का सबसे पहला तो ये ध्यान देना है कि आपको एक साइज जो है ना वो स्टैंडर्ड रखना है। अगर बहुत बड़ा रख देंगे तो आप नोटिस करेंगे कस्टमर नहीं परचेस करता है, अगर बहुत छोटा रख देंगे तब भी कस्टमर नहीं उसको परचेस करना चाहता है। तो आप साइज क्या रखेंगे, मीडियम रखेंगे। ये पहला हो गया। दूसरा, उस बिस्किट में आप ये ध्यान देंगे कि हम किस तरह के रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करें। अगर उस बिस्किट को बनाने में आप ज्यादा मैदा का यूज करेंगे तो हो सकता है उसका मैक्सिमम जो कस्टमर हो वो उसको यूज नहीं करे। तो यही सब चीज फैक्टर है। आप तो बिस्किट बना दिए अच्छे से, पर पता चल रहा वो मार्केट में सेल आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि साइज और मटेरियल का सिलेक्शन मेरा गलत हुआ, जो मेरे प्रोसेस प्लानिंग को, मतलब जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसको खराब कर सकता है। एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेस मेथड क्या है, और प्रोसेस मेथड को ही हम लोग प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। कहता है कि अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं अगर वो गलत सिलेक्ट हो गया तो उससे नुकसान क्या हो सकता है। तो सबसे पहला आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें डिफेक्ट आ सकता है। दूसरा, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जिस प्रोसेस से, उसके लिए हमको स्पेशल मशीन खरीदना होगा, स्पेशल टूल्स खरीदना होगा, उसमें जो वर्कर यूज करेंगे वो स्पेशल टाइप्स का होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट कास्टिंग से बना रहे हैं तो कास्टिंग में हम लोग क्या करें, मेटल को पिघला के कोई शेप साइज दे रहे हैं, तो उसके लिए हमको अलग अलग तरह का इक्विपमेंट मशीन का जरूरत पड़ेगा। अगर हम किसी प्रोडक्ट को मशीनिंग करके बना रहे हैं, इसका मतलब है अलग अलग तरह के लेथ मशीन में है या दूसरे तरह का आपके मशीन में है, तो उसके लिए आपको नया मशीन खरीदना होगा, नया टूल्स खरीदना पड़ेगा, वैसा ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे पास जो प्रोसेस होना चाहिए वो एक फिक्स्ड होना चाहिए। हमको देख लेना है कि मेरे पास क्या क्या चीज मौजूद है, हम उसके मदद से क्या उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं कि नहीं। तो यही चीज यहां पर बताना चाह रहा है कि प्रोसेस मेथड कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट इज मेड हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द प्रोसेस प्लानिंग। कह रहा है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाने के लिए जो आप प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो आपके प्रोसेस प्लानिंग पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। बिकॉज वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस, अगर प्रोसेस आपका बार बार वेरी कर रहा है, मतलब आप चाह रहे हैं कि कास्टिंग से बनाएं, फिर कभी आप चाहते हैं मशीनिंग से बनाएं, तो अगर कास्टिंग से बनाएंगे तो उसके लिए आपको अलग अलग मशीन खरीदना होगा, टूल्स खरीदना पड़ेगा, स्किल पर्सन उसका अलग होगा। पर आप फिर थोड़ी देर के बाद चाहते हैं कि नहीं हम इसको मशीनिंग करके बनाएं, तो उसके लिए अलग अलग तरह के स्पेशल मशीन का जरूरत पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है कि हमको पहले प्रोसेस क्लियर होना चाहिए और प्रोसेस सही हमको सेलेक्ट करना है, नहीं तो पता चलेगा कि मेरा जो खर्च है वो बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है उसके लिए हमको अलग अलग तरह का मशीन टूल्स यूज करना पड़े, मशीन यूज करना पड़े, और उसका जो प्रोडक्शन टाइम है वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड एंड आल्सो द क्वांटिटी एंड सरफेस फिनिश ऑफ द कंपोनेंट। क्या बोला बच्चा कि प्रोसेस मेथड के अंदर क्या आ जाता है, जो फैक्टर अफेक्टिंग है, मतलब अगर आप सही प्रोसेस को नहीं कंसीडर करते हैं तो उससे आपको नुकसान क्या हो सकता है। तो सबसे पहला बोल रहा है कि आपको स्पेशल तरह का मशीन खरीदना पड़ेगा, स्पेशल तरह का औजार खरीदना पड़ेगा, जो प्रोडक्शन टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा, हो सकता है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, और टाइप ऑफ लेबर आपको किस तरह का चाहिए, आपको कैसा सरफेस फिनिश चाहिए, ये सब चीज को ध्यान में आपको रखना है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट में आ जाएंगे। तो तीसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे चॉइस ऑफ प्लांट लेआउट।
प्लांट लेआउट का मतलब है कि जो भी आप इंडस्ट्रीज बैठा रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें यह ध्यान देना है कि हमको कौन सा मशीन किस जगह अरेंज करना है, कौन सा डिपार्टमेंट किधर रहेगा, इसी को कहते हैं प्लांट का लेआउट। तो ये ध्यान देना है कि जो हम प्लांट का लेआउट करेंगे वो भी मेरा सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका रॉ मटेरियल का जो डिपार्टमेंट होगा वो पहले होना चाहिए, और अगर आप उसको बीच में या लास्ट में कर दे रहे हैं तो वहां से मटेरियल को जहां पर काम हो रहा है वहां तक लाने में आपका मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसको लेबर की मदद से वहां तक पहुंचाया जाएगा, मशीन की मदद से वहां तक पहुंचाया जाएगा, तो उसमें कॉस्ट आपका बढ़ सकता है। इसलिए आपका जो प्लांट है उसका जो लेआउट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो वहां पर क्या हो सकता है, कॉस्टिंग आपका बढ़ जाएगा। तो यही चीज आप बता रहा है कि व्हाइल डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब हमको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सा ऑपरेशन करना है, तो ए प्रॉपर प्लांट लेआउट इज टू बी टेकन। तो आपको एक सही ढंग से आपका प्लांट का सेटअप करना होगा। जैसे आप अपने घर को बनाते हैं तो आप नोटिस करेंगे आप अपने घर को बनाने के समय भी अच्छे से प्लानिंग करते हैं कि सबसे पहला एक गेस्ट रूम बनाया जाएगा, जहां पर कोई भी गेस्ट आएंगे तो उनको वहीं पर बैठा दिया जाएगा, फिर रूम बनाया जाएगा, फिर हॉल बनाया जाएगा, फिर मास्टर बेडरूम बनाया जाएगा, किचन रहेगा, बाथरूम रहेगा, कुछ ओपन एरिया रहेगा। तो ये प्लानिंग किए हुए आप, बात समझ में आ रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग जो इंडस्ट्रीज होता है उसका भी ढंग से लेआउट करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहां होगा, कौन सा मशीन होना चाहिए। पता चलेगा एक प्रोडक्ट आप यहां बना रहे हैं तो उसके बाद जस्ट दूसरा काम जो है दूसरे मशीन पर होना चाहिए, पर आप पता चला कि वो मशीन आप दूसरे जगह लगा दिए, फिर वहां से प्रोडक्ट को या जो आपका सेमी फिनिश प्रोडक्ट है उसको उठा के वहां तक ले जाना पड़ेगा। तो एक तो टाइम का वेस्टेज हुआ, दूसरा मटेरियल का हैंडलिंग का जो कॉस्ट है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो भी कॉस्ट आ रहा है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज को आप ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि व्हाइल डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ए प्रॉपर प्लांट लेआउट इज टू बी टेकन। ठीक है, ऑल मशीन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब हर एक मशीन को इंडस्ट्रीज में इस तरह से अरेंज करना है कि पहला इस मशीन पर काम होगा, फिर आगे दूसरे मशीन पर होगा, फिर तीसरे पर होगा, तो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन सो दैट सक्सेसिव ऑपरेशन आर कैरिड आउट ऑन द एडजेसेंट मशीन। इसका मतलब है कि धीरे धीरे वो ऑपरेशन होते जाए और दूसरे मशीन में वो शिफ्ट होते जाए टू मिनिमाइज द डिले। इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट बनाने में हमको किसी भी तरह का कोई भी समय का नुकसान नहीं हो, और साथ ही साथ जो हैंडलिंग कॉस्ट है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाने के लिए, उसका कॉस्ट भी मेरा क्या हो, कम से कम हो। क्लियर एकदम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटीज ऑफ मशीन टूल्स। इसका मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो भी हम मशीन या टूल्स का यूज करेंगे उसका कैपेसिटी फिक्स होना चाहिए। मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको कॉम्प्रेस्ड करके बना रहे हैं, मतलब हम लोग फोर्जिंग प्रोसेस से बना रहे हैं, लोहा को गर्म कर रहे हैं और फिर उसको प्रेस करके कोई शेप साइज दे रहे हैं। तो याद रखना है कि जो भी आप मशीन या टूल्स यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उतनी कैपेसिटी का होना चाहिए जितना से हमको वो प्रोडक्ट मिल जाए। अब मान लीजिए कि हमको 200 न्यूटन का प्रेस चाहिए और आप जो मशीन खरीदे वो 100 न्यूटन तक का ही प्रेस दे सकता है, इसका मतलब आप उस तरह के प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। बात समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आप कुछ ड्रिल बिट मंगा लिए हैं जो 2 mm का आपको होल करना है मेटल के अंदर, पर आपके पास जो ड्रिल बिट आ गया है वो 4 mm, 6 mm, 8 mm का आ गया, तो फिर आपका यूज नहीं हो सकता है। जो आप कटिंग यूज करना चाह रहे हैं, ग्राइंडिंग करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं आया हो, तो ये सब चीज को भी ध्यान देना है। तो कह रहा है कि द डायमेंशनल लिमिटेशन ऑफ ए मशीन और इक्विपमेंट एंड देयर कैपेसिटी शुड बी कंसीडर। मतलब जो भी आप मशीन मंगा रहे हैं पहले ये चेक कर लीजिए कि हम जिस डायमेंशन का मंगा रहे हैं उस तरह से हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा, उसका क्या कैपेसिटी है। पता चला हम 2 HP का मंगाना चाह रहे हैं और वो 1.5 HP का ही भेज दिया, तो फिर वो पावरफुल नहीं होगा, या तो वो आपका लोड को नहीं खींच सकता है। तो ये सब चीज भी आपके प्रोसेस प्लानिंग में प्रभावित कर सकता है कि जो आप मशीन मंगा रहे हैं वो एक्यूरेट डायमेंशन का नहीं हो, जो औजार मंगा रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं हो, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट में डिले हो सकता है।
आगे कह रहा है नेक्स्ट, सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। अभी देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसका सरफेस फिनिशिंग हम लोग कैसा दे रहे हैं और साथ ही साथ उसमें किस तरह का एक्यूरेसी दे रहे हैं। मतलब हमको जितने mm का चाहिए क्या हम एग्जैक्ट उतने mm का प्रोडक्ट बना के दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उसमें सरफेस फिनिशिंग अच्छा दे पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब को ध्यान में रख के भी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है और मशीन उस तरह से खरीदना है और टूल्स भी खरीदना है। तो कह रहा है कि द टाइप ऑफ टूल मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेलेक्टेड विल वेरी विद द सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट। अब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको मशीन भी मौजूद है, औजार भी, टूल्स भी मौजूद है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी है, पर बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसमें आपको जो सरफेस फिनिशिंग देना है वो काफी स्मूथ देना है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपका टूल्स, मशीन ये सब चेंज करेगा। व्हेन रफ सरफेस फिनिश इज सफिशिएंट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स इज यूज। मान लीजिए कि हमको रफ सरफेस वाला ही प्रोडक्ट काम चल जाएगा तो वहां पर आप सिंगल कटिंग टूल्स का ही यूज कर सकते हैं, तो उस तरह का आप मशीन खरीद लिए। पर जहां पर आपको स्मूथ सरफेस फिनिशिंग का जरूरत होगा वहां पर आप मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का यूज करेंगे और साथ ही साथ कॉस्टली ऑपरेशन सच एज हॉर्निंग, लैपिंग एंड सरफेस फिनिशिंग आर कैरिड आउट। मतलब हॉर्निंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर इंटरनल बोर करना है। आप नोटिस किए थे कि इंजन में सिलेंडर हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर पिस्टन रखता है, तो जो सिलेंडर होता है उसको एकदम स्मूथ सरफेस फिनिशिंग देना है, तभी तो वो पिस्टन उसमें रेसिप्रोकेट करेगा। तो इंटरनल किसी मेटल के अंदर इंटरनल आपको बोर करने के लिए, होल करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्निंग कहते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट के सरफेस को एकदम स्मूथ करना है। जैसे मान लीजिए एक सैंड पेपर है और उस सैंड पेपर के ऊपर एक लकड़ी ले लिया और उसको रगड़ रहे हैं, तो लकड़ी का सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा। तो अगर एक एब्रेसिव मटेरियल हम ले लिए, मतलब सैंड पेपर, और उसमें कोई मेटल सरफेस रख दिए और ऊपर से भी उसको घुमा घुमा के हम क्या कर रहे हैं, सरफेस को फिनिशिंग दे रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को लैपिंग कहते हैं। या हो सकता है कि अच्छे फिनिशिंग के लिए हम लोग ग्राइंडिंग सब कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह का सरफेस फिनिशिंग का जरूरत है और उसी हिसाब से आप टूल्स को भी खरीदेंगे। आगे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर। अब ये देख लेना है कि जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस स्केल में बना रहे हैं, क्या उसका क्वांटिटी लिमिटेड है, कम है कि लार्ज स्केल में हम लोग बना रहे हैं, तो उसके आधार पर भी आपको ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हेन ओनली फ्यू पार्ट आर टू बी मैन्युफैक्चर, अगर कुछ ही पार्ट हमको मैन्युफैक्चर करना होगा तो वी कैन नॉट यूज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग मोर सेटअप। तो आप उसके लिए क्या कीजिए, बड़ा बड़ा सेटअप मत लगाइए, नहीं तो पता चलेगा कि वो कॉस्ट ही आपका बढ़ जाएगा। ना तो कॉस्टली टूल्स का यूज कीजिए, ना तो स्पेशल पर्पस मशीन का यूज कीजिए। जैसे अभी हम लोग ग्राइंडिंग यूज कर रहे थे, लैपिंग यूज कर रहे थे, बट व्हेन द प्रोडक्शन इज ऑन लार्ज स्केल, पर अगर प्रोडक्शन आपका लार्ज स्केल में हो रहा है तो आपको हर तरह के स्पेशल मशीन का सेटअप करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान दे दीजिएगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उस प्रोडक्ट का संख्या कितना होगा। अगर हमको अच्छे क्वांटिटी में बनाना है तो आप हर तरह के मशीन का सेटअप वहां पर कर लीजिए, पर अगर लिमिटेड अमाउंट में बनाना है तो आप कुछ ही मशीन से उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा मशीन का सेटअप करेंगे तो उससे कॉस्टिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डिलीवरी डेट ऑफ कंपोनेंट और प्रोडक्ट। मतलब कि जो भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है तो उसको फाइनली मार्केट में बेचना है। तो एज अ कंज्यूमर हम आपको बोले कि हमको 100 पीस ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप बोले कि हम आपको 2 मंथ में ये डिलीवर कर देंगे, 1 मंथ में डिलीवर कर देंगे या 1 सप्ताह में डिलीवर कर देंगे। तो ये भी चीज याद रखना है कि टाइम आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके प्रोडक्ट का यूज करके हम फाइनल प्रोडक्ट बनाए,
तो अगर आप उस टाइम में हमको वो प्रोडक्ट नहीं देंगे तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो तो रुक जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि प्रोसेस प्लानिंग में या प्रोसेस प्लानिंग को जो प्रभावित कर सकता है वो क्या कर सकता है कि जो टाइम आपको दिया गया है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको आपको किसी भी तरह से वो कंप्लीट करके देना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ध्यान में आपको रखना है कि कौन कौन सा जो फैक्टर है जो प्रोसेस प्लानिंग को प्रभावित कर सकता है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।